हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनू सिद्दीकी की बात करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम दर्पण में। और आज हम लोग देखने वाले हैं अरावली श्रेणी। जी हाँ दोस्तों, क्या देखेंगे? अरावली श्रेणी के बारे में पढ़ेंगे। और इसके पूर्व वाले वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा था? इसके पूर्व वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि जो आपके प्रद्वीपीय पठार है, यानी अरावली जो श्रेणी है, एक आपका प्रद्वीपीय पठार का ही भाग है। ठीक है, हमने अगले वीडियो में बताया था। अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जाकर उसको देख लीजिए। उसमें हम लोगों ने देखा था कि भाई जो अरावली श्रेणी यानी कुल प्रद्वीपीय पठार को हम लोग यानी 5 भागों में बांट दिए थे। और 5-6 भागों में बांटकर हम लोगों ने क्या किया था? अध्ययन किया था। उसमें हमने देखा था उच्च भूमि, ठीक है, यानी मध्य की उच्च भूमि या केंद्रीय उच्च भूमि। और केंद्रीय उच्च भूमि में हम लोगों ने देखा था आपका एक था अरावली श्रेणी, यानी पहला था अरावली, और दूसरा था हम लोग उसमें देखे थे मेवाड़ का पठार, तीसरा था आपका मालवा का पठार। मालवा के पठार के बाद हम लोगों ने देखा था कि आपका बुंदेलखंड का पठार था, और बुंदेलखंड के बाद बघेलखंड, बघेलखंड के बाद आपका छोटा नागपुर का पठार। उसके बाद हम राजमहल की पहाड़ियाँ, गरजात की पहाड़ियाँ, उसके बाद महानदी बेसिन, ये सब हम लोग लगभग देख लिए थे। ये पूर्वी भाग और लगभग उच्च केंद्रीय भाग। उसके बाद हम लोगों ने देखा था पश्चिमी भाग। पश्चिमी भाग में हम लोग यानी 3 भाग बांटे थे, उत्तरी पश्चिमी पठार और मध्य पश्चिमी पठार, उसके बाद दक्षिण पश्चिमी पठार। ये सब के बारे में हम लोग क्या किया था, यानी लगभग परिचय हम लोग अगले वीडियो में कर लिए थे। आज हम उसमें सबसे पहले जो आता है आपका अरावली पर्वत श्रेणी, तो अरावली पर्वत श्रेणी के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो चलिए एक थोड़ा सा हम अरावली पर्वत जो है इसका मैप बना लेते हैं कि कहाँ से कहाँ तक है आपका। ये हम देख सकते हैं कि ये आपका गुजरात से यहाँ, गुजरात से लेकर ये आपका दिल्ली तक इसका विस्तार हुआ है। यही है आपका अरावली पर्वत श्रेणी। ठीक है, आप इसको थोड़ा सा यहाँ पर कलर कर दिए ताकि आपको समझ में आए। ये आपका श्रेणी है अरावली पर्वत श्रेणी। और ये कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है तो हम देखेंगे आपका ये 4 राज्यों से होकर जाती है। एक आपका गुजरात हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा राजस्थान, और राजस्थान के बाद हम लोग देखेंगे ये आपका प्रवेश करती है हरियाणा, और ये दिल्ली में जाकर छूती है। और दिल्ली में जहां अंतिम जो इसका सिरा होगा यहीं पर दिल्ली कटक क्षेत्र कहलाता है, और जहां पर राष्ट्रपति भवन का निर्माण हुआ है। तो ये आपका पूर्ण रूपेण इसी प्रकार की अरावली पर्वत श्रेणियां हैं। ठीक है, देखेंगे सबसे पहले इसकी उत्पत्ति कितने वर्ष पूर्व हुई थी। तो देखेंगे अरावली पर्वत श्रेणी जो है वो भारत की प्रद्वीपीय पठार की सबसे पुरानी पर्वत है। ठीक है, इसकी उत्पत्ति लगभग 570 मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी। बहुत सारे बुकों में यानी 600 से 570 मिलियन वर्ष पूर्व दिया हुआ है, तो आप इसको याद कर सकते हैं। 570 मिलियन से लेकर 600 मिलियन वर्ष पूर्व यानी इसकी उत्पत्ति हुई थी। और इसकी उत्पत्ति कब होती है तो हम देखेंगे प्री कैम्ब्रियल काल में इसकी उत्पत्ति हुई थी। किस काल में इसकी उत्पत्ति हुई थी? तो प्री कैम्ब्रियल काल में इसकी उत्पत्ति हुई थी। लगभग हम बोल सकते हैं यानी 590 से लेकर आपका 600 मिलियन वर्ष पूर्व। ठीक है, ये एक प्रकार से बोल सकते हैं कि वलित पर्वत थी। ये एक प्रकार से वलित पर्वत थी, लेकिन इसमें क्या हुआ कि बाह्य कारकों के द्वारा, जैसे आपका जल हो गया, वायु हो गया, वर्षा हो गया, इन सब के परिणाम स्वरूप, इन सब के अपक्षयन और अपर्दन के परिणाम स्वरूप क्या होता है कि पर्वतों में जो अपर्दन हो रहे हैं, टूटने फूटने की प्रक्रिया होती है, और टूट कर नदियों द्वारा उसे निक्षेप कर दिया जाता है, जहाँ तहाँ गड्ढों में उसको लाकर भर दिया जाता है। इसके परिणाम स्वरूप यानी पर्वत जो होते हैं वो एक पठार के रूप में बदल जाते हैं। जैसे हम लोगों ने चर्चा किया था कि एक, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक पर्वत है, ठीक है, ये एक आपका पर्वत का रूप है, और बाद में यही पर्वत आपका इस प्रकार से रूप धारण कर लेगा। बाद में क्या होता है, ये अपक्षय होने के परिणाम स्वरूप ये इस प्रकार से रूप धारण कर लेता है। तो अब इसमें हुआ क्या, इसमें यही होता है। चलिए, इसका चौड़ाई तो घटेगा नहीं, चौड़ाई लगभग वही होगा, इसमें कुछ भाग आपका घट भी जाता है अपक्षयन के परिणाम स्वरूप। तो अब यहाँ से बहुत सारी नदियाँ निकलेगी, और यहाँ बाह्य कारकों के द्वारा, जैसे आपका वर्षा हो गया या धूप हो गया, नदी हो गई, इन सब, हवा हो गया, तूफान हो गया, इन सब के क्रियाओं के परिणाम स्वरूप इसमें क्या होता है, अपक्षय होता है। और अपक्षय के परिणाम स्वरूप ये टूट फूट जाते हैं, और ये टूट कर यानी घर्षित होकर, ठीक है, ये छोटे रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, और यही आपका पर्वतों से पठार का निर्माण हुआ था। तो ये एक प्रकार का बोल सकते हैं कि एक यानी अपक्षयित पर्वतमाला है आपका अरावली पर्वत। ठीक है, यानी अपर्दन के परिणाम स्वरूप ये बचा हुआ, अपक्षयन के परिणाम स्वरूप ये बचा हुआ रूप है ये आपका अरावली श्रेणी। और ये भारत की सबसे पुरानी श्रेणियों में से एक है।
बोल सकते हैं सबसे पुरानी पर्वत है। तो यहाँ से हम लिखेंगे एक पॉइंट, यहाँ से आप नोट कीजिएगा कि इसकी उत्पत्ति से संबंधित 2-4 पॉइंट होगा और उत्पत्ति से सभी पॉइंटों को नोट करने के परिणाम स्वरूप हम लोग आगे बढ़ेंगे कि इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है, इसकी लंबाई कितनी है, इसकी चौड़ाई कितनी है। वैसे तो माना जाता है कि हम गुजरात से लेकर अगर दिल्ली तक जाते हैं तो इसकी कुल लंबाई जो है आपका 800 किलोमीटर के आसपास है, यानी गुजरात से लेकर दिल्ली तक। यानी कुछ बुकों में आपका 692 किलोमीटर भी, 698 किलोमीटर भी दिया हुआ है। गूगल पर भी आपका सर्च कीजिएगा तो 692 दिया है, लेकिन NCERT की जो बुक है उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि इसकी जो यानी गुजरात से लेकर पालनपुर से लेकर हम देख सकते हैं दिल्ली कटक तक इसकी जो लंबाई है वो 800 किलोमीटर है। ठीक है, चौड़ाई जो है यानी इसकी औसत जो ऊंचाई है वो हम देख सकते हैं आपका 300 से लेकर लगभग 930 मीटर के आसपास क्या है इसकी औसत ऊंचाई है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और हम देखेंगे कि भाई आपका जो दक्षिण में, ये दक्षिण में ज़्यादा चौड़ी है, आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि दक्षिण में ज़्यादा चौड़ी है। जैसे जैसे उत्तर की तरफ जाती है संकीर्ण पट्टी के रूप में सिमट जाती है। ठीक है, ग्रेनाइट हो जाएगा आपका, ग्रेनाइट हो जाएगा, नीस हो जाएगा और क्वार्टजाइट आदि के से ये मिलकर बना हुआ है। और रावेदार हम बोल सकते हैं चट्टानों की प्रधानता इसमें पाई जाती है। ठीक है, तो चलिए जो प्रमुख बिंदु है उसको हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं। आप लोग समझ रहे होंगे अरावली पर्वत की जो प्रमुख विशेषता है वो क्या हो जाएगा। सबसे पहले हम इसके उत्पत्ति से संबंधित कुछ बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। अरावली पर्वत की उत्पत्ति से संबंधित, तो अरावली श्रेणी की अगर उत्पत्ति की बात की जाए तो इसकी उत्पत्ति अभी हम लोगों ने देखा कि लगभग इसकी उत्पत्ति मानी जाती है यानी 570 से 600 मिलियन वर्ष पूर्व। 570 से 600 मिलियन वर्ष पूर्व, प्री कैम्ब्रियन काल में, प्री कैम्ब्रियन काल में इसकी उत्पत्ति हुई थी। ये सभी पॉइंट को नोट करते चलिएगा आप लोग। इसकी उत्पत्ति हुई थी, ठीक है, ये कितने वर्ष पूर्व, तो 570 से लेकर 570 बोल सकते हैं 570 मिलियन से लेकर यानी 600 मिलियन वर्ष पूर्व यानी प्री कैम्ब्रियन काल में इसकी उत्पत्ति हुई थी। यह संसार का सबसे पुराना पर्वत है। बोल सकते हैं कि यह जो है वो संसार का सबसे पुराना पर्वत है। ये पॉइंट आप एकदम नोट कर लीजिएगा, यहां से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, यह जो है यह गुजरात के पालनपुर, यह गुजरात के पालनपुर से होते हुए दिल्ली तक फैली हुई है। ये भी पॉइंट याद रखिएगा। यह एक कौन सी पर्वत है, अभी हमने बताया था वलित पर्वत है, जो वर्तमान में अवशिष्ट पर्वत के रूप में दिखाई देती है। ठीक है, ये जो है आपका यह गुजरात के पालनपुर से होते हुए दिल्ली तक फैली हुई है। यह एक वलित पर्वत है जो वर्तमान में क्या है यानी अवशिष्ट पर्वत के रूप में दिखाई देती है। इसमें देखेंगे इसमें कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं, तो इसमें लिखेंगे इसमें ग्रेनाइट, हो जाएगा, उसके बाद आपका नीस हो जाएगा, क्वार्टजाइट और शिस्ट
से निर्मित है, शिष्ट से निर्मित है। इसमें धारवार प्रकार की चट्टान की प्रमुखता है। ये आप इसके उत्पत्ति से संबंधित कुछ बिंदुओं को नोट कर सकते हैं। ठीक है, यानी सबसे पहले याद क्या रखना है, ये तो देखिए हम ये नोट करते चल रहे हैं कि भाई कुछ भी पढ़िए, इसमें से एक पॉइंट आपको छूटे ना। जो आप पढ़ रहे हैं, मान लीजिए हम बोले, आप लोग इतने स्कतिया हैं कि भाई उसको लिख भी नहीं सकते हैं। ठीक है, बोल रहे हैं उसको लिख नहीं पाइएगा। इसलिए जो भी पॉइंट यहाँ पे नोट किया है इसका स्क्रीनशॉट लेकर और सेम टू सेम आपका जब फेयर कीजिएगा तो जिस तरह हमने लिखा है उसी तरह आप इसको फेयर में भी नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि आपको फिर कहीं इधर उधर जाने की आवश्यकता न पड़े। ठीक है, सबसे पहले क्या याद रखना है, उत्पत्ति से संबंधित। यहाँ आप यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, उत्पत्ति से के बारे में आपका हो गया, उत्पत्ति से संबंधित। उत्पत्ति से संबंधित आपको याद क्या रखना है उत्पत्ति में कि भाई 570 से 600 मिलियन वर्ष पूर्व यानी प्री कैम्ब्रियन काल में क्या हुई थी, इसकी उत्पत्ति हुई थी। और यह संसार का जो है ये सबसे पुराना पर्वत है। ये याद रखना है कि संसार का यह सबसे पुराना पर्वत है और इसका विस्तार जो है हम देख सकते हैं आपका यानी गुजरात के पालनपुर से लेकर यानी दिल्ली तक हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे यह एक वलित पर्वत है जो वर्तमान में एक अवशिष्ट पर्वत के रूप में दिखाई देती है और इसमें ग्रेनाइट, नीस, क्वार्जाइट्स और शिष्ट से ये क्या है, निर्मित है। और इसमें धारवार प्रकार की चट्टान की धारवार प्रकार की चट्टान जो है ये प्रमुख रूप से पाई जाती है। ठीक है, धारवार चट्टानों की प्रमुखता है। ये पॉइंट आप उत्पत्ति से संबंधित आप लगभग लिख लिए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम इसी में हम टॉपिक डाल रहे हैं आपका विस्तार से संबंधित। यहाँ पे हम नोट करेंगे विस्तार, यानी इसका विस्तार। अगला हेडिंग डालिएगा विस्तार, और विस्तार में हम लोग नोट करेंगे पहला जो आपका हो जाएगा यह किन किन राज्यों से होकर जाती है। तो हम देखेंगे ये गुजरात के पालनपुर से, विस्तार में क्या होगा, गुजरात के पालनपुर से राजस्थान, गुजरात के पालनपुर से आपका राजस्थान, और राजस्थान से ये प्रवेश कर जाती है आपका हरियाणा और हरियाणा से जाती है आपका दिल्ली। तो कितना क्षेत्र हुआ, 1 2 3 4, यानी 4 राज्यों में क्या है इसका विस्तार है। गुजरात के पालनपुर से राजस्थान, राजस्थान से हरियाणा और दिल्ली तक फैली हुई है। मतलब बोल सकते हैं कि इसका जो विस्तार है वो 4 राज्यों में है। कितने राज्यों में है, इसका विस्तार 4 राज्यों में है। इसका विस्तार 4 राज्यों में है, 4 राज्यों में है। आप चारों का नाम देख लिए, एक तो आपका गुजरात हो गया, दूसरा राजस्थान, तीसरा हरियाणा, चौथा आपका दिल्ली। अब इसमें देखेंगे कि 4 राज्यों में है लेकिन सर्वाधिक मात्रा में कहाँ पाई जाती है। तो देखेंगे सर्वाधिक मात्रा में लगभग यानी अरावली श्रेणी का 80% हिस्सा, अरावली श्रेणी का देखिए किसी 79.69% यानी ओरिजिनल में है, 79.69 यानी 79.69% जो है ये वास्तव में राजस्थान में है, लेकिन 79 है तो लगभग 80 मान सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा यानी अरावली श्रेणी का लगभग 80% भाग राजस्थान में पड़ता है, राजस्थान में पड़ता है। ये भी याद रखना है आपको, कितना % भाग जो है, अधिकतर भाग यानी 80% भाग जो है राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, ये सभी आप विस्तार में लिख लीजिएगा। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो राजस्थान के कितने जिलों में इसका विस्तार है, तो देखेंगे कि राजस्थान के 13 जिले हैं, 13 जिलों में अरावली श्रेणी का विस्तार है, अरावली श्रेणी का विस्तार हुआ है।
किसी किसी बुक में देता है 7, लेकिन 7 सही नहीं है, ठीक है। यानी अरावली श्रेणी का विस्तार हुआ है। ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा, ये आपका हो गया विस्तार से संबंधित, ठीक है। इसी में हम लिखेंगे यहाँ की जो प्रमुख चोटियाँ है, पहले इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम इसको मिटा दें। अब देखिए यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ की कुछ प्रमुख श्रेणियाँ हैं। पहले यहाँ पर आपका हो जाएगा गुरु शिखर, यहाँ पर इसको बना लीजिएगा, गुरु शिखर हो जाएगा जो माउंट आबू पर अवस्थित है। बाकी अन्य श्रेणियाँ भी हैं, यहाँ पर बहुत सारी श्रेणियाँ हैं, यहाँ पर हम देख सकते हैं। यहाँ पर आपका झील भी है, चारों तरफ से घिरा हुआ सांभर झील यहीं पर आपका अवस्थित है, ये भी हम देख लेंगे। बाकी अन्य श्रेणियाँ भी यहाँ पर है, हम देखेंगे आपका। और सबको याद रखने के लिए हम आपको ट्रिक बताएंगे, एक ट्रिक में जितनी भी श्रेणियाँ हैं लगभग सबको आप याद कर लीजिएगा। ये आपकी प्रमुख श्रेणियाँ हैं अरावली पर। सबसे जो ऊंची श्रेणी है ये आपको ये दिखाई दे रहा होगा, गुरु शिखर। यह आपका गुरु शिखर, गुरु शिखर, और इसकी जो लंबाई है यहाँ पर लिख लीजिएगा, इसकी लंबाई 1722 मीटर है। ये भी नोट कर लीजिएगा, इसकी लंबाई जो है वो क्या है, 1722 मीटर है, ठीक है। बाकी यहाँ पर देखेंगे आपका अन्य श्रेणियाँ भी है, सबकी लंबाई की आवश्यकता नहीं, लेकिन जो सर्वोच्च चोटी है उसको याद रखना है गुरु शिखर। और ये गुरु शिखर अवस्थित कहाँ है, तो माउंट आबू पर अवस्थित है, ये आपको याद रखना है। माउंट आबू, माउंट आबू, माउंट आबू पर अवस्थित है, ठीक है। यानी माउंट आबू की सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर, या बोल सकते हैं अरावली श्रेणी की सर्वोच्च चोटी क्या हो जाएगा, आपका गुरु शिखर होगा, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको मिटा दें। चलिए, ये तो आप उत्पत्ति से उत्पत्ति संबंधी जो भी पॉइंट है आप ये समझ गए होंगे। अब यहाँ पर देखें जो प्रमुख श्रेणी है वो कौन कौन सी श्रेणी है और उनकी विशेषता क्या है, ठीक है। 80% भाग कहाँ पड़ता है, राजस्थान पड़ता है। राजस्थान कितने जिलों में इसका विस्तार है, तो राजस्थान के लगभग 13 जिलों में क्या हुआ है, इनका विस्तार हुआ है। ये आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद देखें जो अन्य चोटी है उसके लिए अन्य श्रेणियों को याद करने के लिए एक ट्रिक नोट कीजिएगा आप, और ट्रिक क्या होगा हम लोग देखेंगे। गुरु से दिल जला तो, गुरु से दिल जला तो कुछ व्यक्ति थे, अब धोनी तो, अब धोनी ऋषि, अब धोनी ऋषि रघु, और क्या हो जाएगा आपका कमला। अब गुरु से दिल जला तो क्या क्या हो जाएगा, अब धोनी ऋषु कमला सांभर में खो गए। क्या याद रखना है, गुरु से दिल जला तो अब धोनी ऋषि रघु और कौन, कमला सांभर में खो गए, सांभर में खो गए। सांभर में खो गए, ये आपको ट्रिक याद रखना है। मतलब क्या, गुरु से दिल जला तो अब धोनी ऋषि रघु कमला सांभर में क्या हो गए, खो गए। सांभर झील है, आप लोग जानते करते हैं, ये जो आपका झील है ये दिखाई दे रहा है सबसे, यानी बोल सकते हैं भारत का ये सांभर झील, सांभर झील है, और ये भारत का सबसे बड़ा खारा पानी का झील है, याद रखना है, खारा पानी का झील, खारे पानी का झील।
खरा पानी का झील, याद रखना है। तो ये लोग क्या हुआ कि गुरु से दिल जला तो, यानी गुरु पीट दिए होंगे, कुछ किए होंगे, ठीक है, जिसके परिणाम से इनका दिल, ये सब लोग का दिल जल गया, मतलब उनसे नफरत हो गई। और ये बेचारे क्या करने लगे, उसमें कौन, धोनी थे, ऋषभ पंत थे, ये महेंद्र सिंह धोनी, ऋषभ पंत, रघु, कमला, सांभर, ये कमला, ये सब कहाँ, यानी सांभर में खो गए, चले गए, डुबकी लगा लिए सांभर झील में, और उसी में क्या हो गए, खो गए, ठीक है। मैंने दिल जला, ये काफ़ी गर्मी में थे, दिल इनका जल गया था, वही दिल को जो जल रहा था उसको बुझाने के लिए सांभर झील में गए नहाने, और उसी में क्या हो गए, विलीन हो गए, डूब गए, याद रखना है। तब इसमें देखिए, इसे याद कर रखिए, गुरु से हो जाएगा आपका गुरु शिखर, गुरु से क्या हो जाएगा, गुरु से हो जाएगा गुरु शिखर, जो अभी हम लोग देखे माउंट आबू पर अवस्थित था, गुरु शिखर, याद रखना है, गुरु शिखर हो जाएगा। और से शेर, गुरु शिखर के पठार, आपको याद रखना है। उसके बाद से शेर, गुरु शिखर की पहाड़ी, शेर पहाड़ी है। दिल से याद रखना है दिलवारा की पहाड़ी, यानी दिलवारा श्रेणी है। आ जला, ज से हो जाएगा जरगा, ज से जरगा, और ला से आपका यहाँ पर हो जाएगा लोहारगढ़, और तो से आपको याद रखिएगा तारागढ़ गए होंगे, कोई अगर अजमेर गया होगा तो तारागढ़ पहाड़ी पर चढ़ा ही होगा, तारागढ़ की पहाड़ी, सब में पहाड़ी डाल दीजिएगा। अब से आप याद रखिएगा अबू पर्वत, ठीक है। धोनी से धोनिया याद रखिएगा, धोनी से क्या याद रखना है, धनिया नहीं, धोनिया, धोनी से याद रखना है धोनिया। ऋषि से आपको याद रखना है ऋषिकेश की पहाड़ी, ऋषिकेश, ठीक है। रघु से याद रखना है रघुनाथगढ़। उसके बाद कमला से ना है कमलनाथ, और सांभर से सांभर ही होगा, सांभर की पहाड़ी, या सांभर की पहाड़ी के पास ही आपका सांभर झील अवस्थित है। और एक हम खो देखेंगे, में आपका साइलेंट रहेगा, खो से होगा आपका खो की पहाड़ी, खो पहाड़ी, ठीक है। अगय साइलेंट रहेगा। तो आपको याद रखना है, यानी ये तो बहुत सारी यहाँ पर पहाड़ियाँ हैं। माउंट आपका गुरु शिखर जो है वो सर्व शिखर है, ठीक है। गुरु शिखर यहाँ पर जो सर्व श्रेणियाँ, यानी अरावली की प्रमुख जो श्रेणियाँ हैं, अरावली की प्रमुख श्रेणियों के यहाँ पर हम नाम नोट किया है। और उसके लिए आपको याद करना पड़ेगा, एक ट्रिक है, गुरु से दिल जला तो अब धोनी, ऋषि, रघु, कमला सांभर में खो गए, सांभर झील में क्या हो गए, जाकर सांभर झील में खो गए, ठीक है। तो याद रखना है आपको, स्पष्ट रूप से आपको याद हो ही जाएगा, बहुत आसान है। गुरु से दिल जला तो अब धोनी, ऋषि, रघु और कमला सांभर में खो गए। गुरु से हो जाएगा गुरु शिखर की पहाड़ी, से हो जाएगा शेर पहाड़ी, ठीक है। उसके बाद दिल से हो जाएगा दिलवार की पहाड़ी, जला से, ज से याद रखना है जरगा पहाड़ी, और ला से लोहारगढ़ की पहाड़ी, अब से अबू पर्वत याद रखना है, धोनी से धोनिया पहाड़ी, और ऋषि से ऋषिकेश की पहाड़ी, और रघु से रघुनाथगढ़ की पहाड़ी, और कमला से कमलानाथ की पहाड़ी, और सांभर से सांभर पहाड़ी, और यहाँ से आपका खो है तो खो पहाड़ी। ये जो प्रमुख पहाड़ी है, लेकिन यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट ये है, जहाँ से क्वेश्चन पूछता है वो आपका है गुरु शिखर, ठीक है। तो गुरु शिखर अगर याद रहेगा, गुरु शिखर यानी आपके पूछ सकता है कि आपके अरावली श्रेणी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो अरावली श्रेणी की सर्वोच्च चोटी जो है आपका गुरु शिखर है। और ये कहाँ पर अवस्थित है, तो अरावली श्रेणी में ही माउंट आबू है, और माउंट आबू पर अवस्थित है आपका गुरु शिखर, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। आप लोग ट्रिक को एक बार नोट कर लीजिए ताकि हम लोग आगे बढ़ें। नोट कर लिए, चलिए मिटा दें इसको। अब देखिए, जो आपका गुरु शिखर है, गुरु शिखर को हिल स्टेशन के नाम से भी जाना जाता है। ये भी पॉइंट लिख लीजिए, यानी राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है जो आपका गुरु शिखर है। गुरु शिखर, ये पॉइंट डाल कर लिख लीजिएगा, गुरु शिखर यानी जो है आपका गुरु शिखर राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है। गुरु शिखर
उसमें अगला पॉइंट लिख लीजिएगा, गुरु शिखर राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब हम इसको दो भागों में बांट सकते हैं, यानी अरावली जो श्रेणी है इसको कितने भागों में बांटा सकता है, दो भागों में बांटकर हम लोग पढ़ सकते हैं। यानी एक जो आपका हो जाएगा सांभर सिरोही पर्वतमाला, सांभर सिरोही पर्वतमाला, एक क्या हो जाएगा आपका सांभर सिरोही पर्वतमाला। दूसरा देख सकते हैं सांभर खेतरी पर्वतमाला, सांभर खेतरी पर्वतमाला याद रखना है, ठीक है। ये दो भागों में बांट कर यहाँ से देख सकते हैं, एक आपका सांभर सिरोही पर्वतमाला और दूसरा सांभर खेतरी पर्वत, यहाँ से दो भागों में इसको बांट देंगे, ठीक है। एक आपका जो होगा सांभर सिरोही पर्वतमाला, तो सांभर सिरोही पर्वतमाला सिरोही जिला के अंतर्गत आने वाला जो पर्वतमालाएं हो जाएंगे, और सांभर खेतरी पर्वतमाला जो आपके राजस्थान खेतरी यानी जो आपके पूर्व से जो मरुस्थलीय क्षेत्र में पाए जाते हैं वो आपके हो जाएंगे, यानी सांभर खेतरी पर्वतमाला। चलिए इसको मिटा दिया जाए कि यहाँ पर जो दिलवारा की जैन मंदिर है, यहाँ पर ही दिलवारा की जैन मंदिर, ये देखिए दिलवारा की जैन मंदिर माउंट आबू पर ही स्थित है, ठीक है। माउंट आबू पहाड़ी की, माउंट आबू कहेंगे लिखा जाता है लेकिन माउंट आबू नहीं होगा, ये आपका क्या होगा, तो दिलवारा पर पहाड़ी पर होगा, दिलवारा माउंट आबू के पास होगा लेकिन माउंट आबू पर नहीं होगा, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। ये सब देखिए, अभी यहाँ पे जो है अरावली श्रेणी को अलग अलग क्षेत्रों में किन किन नामों से जाना जाता है। अरावली श्रेणी को, अरावली श्रेणी को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसमें याद रखना है, एक में आपका उदयपुर, दूसरा हम देखेंगे कि आपका कुंभलगढ़, और तीसरा देखेंगे टोंडलगढ़, या इसको बोल सकते हैं टोंडगढ़, ठीक है। और चौथा आप देखिएगा दिल्ली। तो ये आपके विभिन्न क्षेत्र हो गए। अब इन क्षेत्रों में देखेंगे कि इन्हें किन किन नामों से जाना जाता है। पहला तो याद रखना है गरजात की पहाड़ी, उदयपुर में आपको गरजात की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है, अरावली श्रेणी को गरजात की पहाड़ी, ये याद रखना है। दूसरा कुंभलगढ़ में देखेंगे भोरात, ये हो जाएगा भोरात की पहाड़ी। तीसरा अगर टोंडरगढ़ में देखिएगा तो यहाँ पर आपका भारवाड़ा के नाम से जाना जाता है, भारवाड़ा की पहाड़ी। और दिल्ली में दिल्ली कटक बोल सकते हैं, दिल्ली कटक, या इसे और भी नाम दे सकते हैं, दिल्ली की पहाड़ी भी बोला जाता है, दिल्ली की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है, या इसको और भी जैसे रायसीना श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है, रायसीना श्रेणी। अब रायसीना श्रेणी है, यहाँ से आपको याद रखना है कि रायसीना हिल्स पर ही या रायसीना श्रेणी पर ही, इसी में अगला पॉइंट लिख लीजिए, रायसीना पर ही, ये आपका दिल्ली में अवस्थित है। दिल्ली में राष्ट्रपति भवन का विस्तार,
का निर्माण हुआ है। क्या बोल सकता है? रायसीना हिल्स पर ही, रायसीना हिल्स पर, रायसीना हिल्स पर ही, रायसीना हिल्स पर ही क्या देख सकता है? रायसीना हिल्स पर ही राष्ट्रपति भवन का निर्माण हुआ है। अब यहां पर आपका रायसीना हिल्स हो जाएगा। ये जो आपका स्पष्ट दिखाई दे रहा है, ये लास्ट वाला बिंदु, तो ये आपका रायसीना हिल्स हो जाएगा। यहां पर रायसीना हिल्स और यहीं पर आपका राष्ट्रपति भवन का निर्माण हुआ है, राष्ट्रपति भवन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं कि यानी राष्ट्रपति भवन का निर्माण कहाँ पर हुआ है, तो रायसीना हिल्स ऑप्शन में रहता है, रायसीना हिल्स। ठीक है, माउंट आबू कुछ भी हो सकता है, तो आपको याद रखना है कि रायसीना हिल्स या दिल्ली का तट पर ही क्या हुआ है, आपका राष्ट्रपति भवन का निर्माण हुआ है। ठीक है, चलिए ये तो एक प्रमुख पॉइंट हो गया। यहाँ पे एक देख सकते हैं कि यहाँ जो मिट्टी होगी कैसी होगी, तो इसकी मिट्टी जो है तो यहाँ की मिट्टी की प्रमुखता जो होती है वो जो रंग जो होता है वो लाल होता है। यहाँ की मिट्टी प्रमुखता आप देखेंगे दक्षिण या पूर्व की तरफ, यानी आपके जस्ट इसके पूर्व की तरफ देखेंगे तो आपका यहाँ पे बेसाल्ट चट्टान पाया जाएगा, और बेसाल्ट चट्टान पाया जाएगा तो यहाँ की मिट्टी काली भी होगी, बांगर मिट्टी भी होगी। ठीक है, क्योंकि कुछ नदियाँ भी यहाँ से होकर जाती है। हम बनास नदी के बारे में जब चर्चा करेंगे कि एक लूनी हो गया, एक आपका साबरमती नदी है प्रमुख, जो यहाँ की नदी प्रमुख 3 नदियाँ हैं। एक तो आपका इधर से लूनी नदी बहती है, इधर से आपका साबरमती नदी बहती है, और एक आपका बनास नदी बहती है। तो तीनों नदियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो कुछ नदी आपका बनास नदी जो है आपका तुंग, इधर से हम देखेंगे कि अपने साथ अरावली से कुछ निक्षेप को लेकर आती है, और वहाँ पर जलोढ़ मिट्टी और आपका बांगर मिट्टी का भी निर्माण करती है। तो उसके बारे में देखेंगे। पहले एक एक पॉइंट को हम लोग यहाँ पर नोट करते चले और उसको पढ़ते चले। इसमें कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मतलब यहाँ पे कह रहा है कि अरावली श्रेणी को अलग अलग क्षेत्रों में अलग नामों से जाना जाता है। उदयपुर में इसे गरजात की पहाड़ी का नाम जाना जाता है, कुंभलगढ़ में इसे भोरात की पहाड़ी का नाम जाना जाता है, टोंडरगढ़ में इसे भारवार की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है, और दिल्ली में दिल्ली कटक बोल सकते हैं, या दिल्ली की पहाड़ी या रायसीना हिल्स के नाम से भी जाना जाता है। तो ये यहाँ का प्रमुख श्रेणी है, और याद रखना है कि रायसीना हिल्स पर ही आपके क्या बना है, राष्ट्रपति भवन का निर्माण हुआ है। ठीक है, तबीयत मेरा उतना ठीक नहीं है, फिर भी मैं आज क्लास ले रहा हूँ, क्योंकि आप लोग से मैं बोला हूँ कि रेगुलर आप लोगों को क्लास लूँगा। ठीक है, तो याद रखना है रायसीना हिल्स, यहाँ पर रायसीना हिल्स पर ही राष्ट्रपति भवन का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। और यहाँ की मिट्टी की प्रमुखता क्या है कि यहाँ की मिट्टी जो प्रमुखता क्या होती है, लाल होती है। याद रखना है यहाँ की मिट्टी प्रमुख रूप से लाल होती है, लाल होती है। ये पॉइंट आपको क्या कर लीजिएगा, आपको याद रखना होगा। ठीक है, नोट कर लिए होंगे। चलिए इसको मिटा दें। नेक्स्ट पॉइंट देख रहे हैं कि यहाँ की प्रमुख नदी। चलिए नदी के बारे में ही चर्चा कर लिया जाए। तो यहाँ की अगर नदियों के बारे में चर्चा की जाए तो सब यहाँ की प्रमुख जो नदी होगी वो 3 ही नदियाँ हैं। यहाँ की नदी कितनी है, यहाँ से एक आपके निकलती है, इधर से हम देखेंगे एक आपकी एक नदी निकलती है। ये जो नदी है ये आपके गुजरात के कच्छ तक ही आती है, गुजरात के कच्छ तक ही आती है। ठीक है, गुजरात के रन तक, कच्छ नहीं इसको रन बोलेंगे, गुजरात के रन तक ही आती है। आपका अरावली श्रेणी से निकलेगी और गुजरात के रन तक आती है। दूसरी नदी यहाँ से एक निकलती है अरावली श्रेणी से ही, साबरमती, और ये खंभात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। ठीक है, तीसरी नदी जो है यहाँ पर, चलिए तो दिलवाड़ा की जैन मंदिर आप नोट कर लिए, दिलवाड़ा की जैन मंदिर यहीं पर अवस्थित है। और ये जो माउंट आबू है ये क्या है, माउंट आबू पर ही आपका गुरु शिखर यानी सर्वोच्च जो चोटी है वो कौन है, आपका गुरु शिखर है। और एकमात्र क्या है, आपका हिल स्टेशन है, ये भी आप इसको याद रखिएगा। मिटा दे इसको यहाँ पर। चलिए नदी के बारे में चर्चा थोड़ा सा कर रहे हैं कि यहाँ की जो प्रमुख नदी है अरावली श्रेणी से कौन कौन सी नदी निकलती है। एक ये आपका यहाँ से नदी निकलेगी, चंबल में मिल जाती है, और इस तरह से चंबल की ये सहायक नदी, चंबल जाकर हम देखेंगे आपका किस में मिल जाएगी, तो यमुना में जाकर मिल जाएगी, और यमुना जाकर पुनः आपका गंगा में जाकर मिल जाती है। ठीक है, तो सबका नाम यहाँ पर नोट कर लेंगे। ये आपका लूनी नदी है, लूनी नदी,
ये आपका लूनी नदी हो गया। ये आपके हो जाएगी साबरमती नदी, साबरमती। और ये आपका बनास नदी है, ये आपकी बनास नदी। ये है कि 3 प्रमुख नदियां हैं। कौन कौन? एक तो याद रखना आपको लूनी नदी। लूनी नदी जो है ये राजस्थान की एक प्रमुख नदी है और यहाँ देखेंगे कि आपके अरावली से निकलती है और अरावली श्रेणी से निकलने के पश्चात ये अंतः स्थलीय नदी है। इसको माना जाता है अंतः यानी स्थलीय नदी। कारण ये है कि ये अरावली श्रेणी से निकलती है और अरावली श्रेणी से निकलने के पश्चात ये आपके अंतः स्थलीय मतलब स्थल से निकलती है और स्थल में ही रह जाती है। यह यानी समुद्र को टच नहीं करती है, यानी ये कच्छ के रन तक ही रह जाती है। आपका ये कच्छ का रन है, कच्छ का रन, कच्छ के रन तक ही ये सिमट जाती है। क्योंकि इसमें जो हम देखेंगे कि यहाँ तो हिमालय नदी है नहीं कि यहाँ पे हमेशा यानी सालों भर यानी पानी से लबालब रहेगी, जल से भरी रहेगी। ये आपकी मान लीजिए पठारी नदी है, तो वर्षा जल जब होता है एकत्र होता है तो उसको लेकर आती है। और बालू भी है नीचे, क्या है आपका बालू, ठीक है। यहाँ पर एक साथ देख सकते हैं कि मरुभूमि है, मरुस्थल है, तो जितने भी जल होता है जल्द ही उसको क्या कर लेता है, सोख लेता है, जिसके परिणाम स्वरूप नदी का जल यहाँ तक आते आते लगभग समाप्त हो जाता है, ठीक है। दूसरी जो नदी है ये आपकी साबरमती नदी है। और साबरमती नदी जो नदी है आपकी अरावली से निकल कर ये आपके खंभात की खाड़ी में गिर जाती है, याद रखना है। ये आपके खंभात की जो खाड़ी है ये खाड़ी में आकर गिरती है, ये याद रखना है। तीसरा जो आपका नदी है बनास नदी, तो बनास नदी में देखेंगे कि ये भी आपकी अरावली श्रेणी से निकलेगी और निकलने के पश्चात ही जाकर देखेंगे आपका चंबल में आकर मिल जाती है। ये बनास नदी चंबल में आकर मिल जाएगी, चंबल यानी चंबल नदी के सहायक नदी के रूप में कार्य करती है, ठीक है। तो याद रखना है। और लूनी नदी जो है ये आपका इसकी विशेषता है कि यह ऐसी नदी है जहाँ पे खारे यानी मीठे और खारे दोनों प्रकार की जल पाया जाता है। तो खारे इस नदी में खारे पानी का झील, खारे पानी का यानी खारा पानी ही क्या होता है, प्रमुख रूप से पाया जाता है। आवाज़ भी नहीं निकल रहा है मेरा, चलिए इसको नोट कर लिया जाए। यहाँ पर देखेंगे नदियों के बारे में, अगला हेडिंग लिखिएगा नदी। और नदी में सबसे पहला बात कि अरावली श्रेणी से प्रमुखतः 3 नदियां निकलती है, 3 नदियां निकलती है। एक में आपका लूनी नदी, दूसरा हम लिखेंगे बनास नदी और तीसरा हो जाएगा साबरमती नदी, साबरमती, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे लूनी नदी यानी एक खारे, इसकी विशेषता क्या है कि इसमें खारा और मीठा दोनों प्रकार का जल पाया जाता है। लूनी नदी में खारा जल एवं मीठा जल दोनों पाया जाता है, इसकी विशेषता यही है। नेक्स्ट देखेंगे आपका कि लूनी नदी अरावली से निकलकर कच्छ के रन तक जाती है, कच्छ के रन तक जाती है और कच्छ के रन तक जाती हैं और यह 495 किलोमीटर की दूरी तय करती है। मतलब इसकी लंबाई कितनी है, 495 किलोमीटर है। नेक्स्ट देखेंगे लूनी नदी की विशेषता कि इसे क्या लिख देंगे कि यह
यह एक अंतःस्थलीय नदी है, क्योंकि ये स्थल में ही जाकर समाप्त होती है, न तो ये किसी नदी से जाकर मिलती है और न ही किसी सागर से मिलती है। ठीक है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, इसे अंतःस्थलीय नदी के नाम से भी जानते हैं। समझ में आ रहा होगा तो थोड़ा सा कमेंट करके बताइएगा आप लोग, ठीक है, क्योंकि मैं आज उतना मूड में नहीं पढ़ा रहा हूँ। तो एक बार कमेंट करके आप लोग बताइएगा, समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं ना है। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, अरावली श्रेणी। अरावली श्रेणी की जो प्रमुख नदियाँ है कौन कौन सी हो जाएगी, तो अरावली श्रेणी से प्रमुखतः 3 नदियाँ निकलती है। एक आपका लूनी नदी, दूसरा हो जाएगा बनास नदी और तीसरा साबरमती नदी। ठीक है, लूनी नदी की विशेषता क्या है, लूनी नदी में खारे पानी और मीठा पानी दोनों प्रकार के जल पाए जाते हैं, ये याद रखना है। तीसरी कि यह आपका कहाँ से, अरावली से निकलकर कच्छ के रन तक आती है और यहीं पे ये क्या होती है, विलीन हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें कि इसकी कुल लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई 495 किलोमीटर है और यह एक जैसे भूमि में ही समाप्त होती है, इसलिए हम क्या कहते हैं, इसको बोल सकते हैं स्थल यानी अंतःस्थलीय नदी के नाम से भी जाना जाता है इसको। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगर हम इसके बारे में, साबरमती के बारे में। साबरमती कौन सी नदी है, साबरमती। तो साबरमती यह लिखेंगे, यह अरावली श्रेणी से निकलकर खंभात के खाड़ी में गिर जाती है। खंभात के खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, ये अरावली श्रेणी से निकलकर खंभात के खाड़ी में गिर जाती है। तीसरा जो नदी है यहाँ की प्रमुख नदी, उसका नाम क्या है आपका, बनास नदी। लिखेंगे यह नदी भी अरावली श्रेणी से ही निकलती है और चंबल नदी में जाकर क्या हो जाती है, मिल जाती है। ठीक है, ये आपकी 3 नदियों की विशेषता हो गई। एक जो लूनी नदी निकल रही है ये अरावली से कच्छ के रन तक जाती है। दूसरा हम देखेंगे आपका साबरमती, ये अरावली से आकर खंभात की खाड़ी में आकर गिर जा रही है। और तीसरा जो है बनास नदी, ये आकर चंबल नदी में आकर मिल जाती है। तो ये आपकी चंबल नदी हो गई, तो चंबल नदी में आकर मिल जाती है। ठीक है, तो ये 3 प्रमुख नदियाँ हो गया। यहाँ पर देखेंगे अनेक के खारे पानी के झील पाए जाते हैं और उसमें सबसे जो प्रमुख झील है आपका सांभर का झील है। और सांभर का झील जो है, यानी सांभर के झील को चारों तरफ से अरावली की श्रेणी क्या हुई है, घेरी हुई है। मतलब ये अरावली के श्रेणी पर नहीं, लेकिन अरावली के श्रेणी के चारों बगल बीच में स्थित है। ठीक है, अरावली श्रेणी पर नहीं बल्कि उसके बीच में अवस्थित है। चारों बगल से अरावली की श्रेणी घेरी हुई है और बीच में स्थल में इसका क्या हुआ है, यानी सांभर झील का निर्माण हुआ है। तो इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिए ताकि इसको भी हम मिटा दें। ठीक है, चलिए मिटा दें। इसके बाद हम देखेंगे 3 नदी तो हो गया, नदी के बारे में हम लगभग क्लियर कर लिए। इसके बाद यहाँ देखेंगे कि भाई आखिर वर्षा जो है वो कितना होता है। तो याद रखिएगा कि इस क्षेत्र में आपका वर्षा जो है कहीं कहीं किसी बुक में 15 सेंटीमीटर से कम देता है, किसी बुक में 25 सेंटीमीटर से कम। ठीक है, तो याद रखिएगा यानी 25 सेंटीमीटर से कम इस क्षेत्र में, कम से कम 25 सेंटीमीटर से कम क्या होता है, यहाँ पर वर्षा होता है। और वर्षा कम होने का कारण क्या है, अब देखिए वर्षा कम होने का कारण यह है, जैसे मान लीजिए आपका ये भारत है। ठीक है, ये आपका भारत है और यहाँ पर अरावली श्रेणी है। यहाँ पर क्या है, अरावली श्रेणी है। हम लोग यही देख रहे हैं कि आपका अरावली श्रेणी है। अगर मान लीजिए कि मानसूनी हवाएं इधर से गति कर रही है, जा रही है, ठीक है, तो ये वर्षा यहाँ पर कब होगा, अगर अरावली श्रेणी अगर इस तरह होती, अगर हम बोल रहे हैं इस तरह, तो इन हवाओं के यहाँ पर रोक लेती है, वर्षा हो जाता है। लेकिन ये क्या है, जिस तरह यानी मानसूनी हवाएं आगे बढ़ रही है उसी के समानांतर आपकी ये भी आपका अरावली श्रेणी भी है।
तो ये जो मानसूनी हवाएं हैं इसको तो रोकेंगे नहीं, नहीं रोकेंगे तो ये हवाएं आगे चल जाएगी और आगे आएगी तो यहाँ पर हम देखेंगे शिवालिक रेंज है और शिवालिक रेंज से जाकर टकरा जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप यानी वर्षा यहाँ न होकर जाकर आपका शिवालिक रेंज के पास होता है। ठीक है, शिवालिक हवाएं जो है इसके ठीक विपरीत है, इसके समानांतर नहीं है। यहाँ पर देखिए ये सेम टू सेम यानी जिस दिशा में पवन जा रही है उसी दिशा के अनुरूप ही क्या है आपका ये श्रेणी है। और यहाँ पर चौड़ाई थोड़ी सी ज़्यादा है, कुछ आप देखेंगे कि आपका यहाँ पर कुछ आपके मेवाड़ के पठार है पूरब की तरफ, इधर तो कोई पठार नहीं है, इधर आपका मेवाड़ के पठार है, मालवा का पठार है, तो यहाँ पर कुछ बारिश होता है। कुछ हवाओं को जैसे यहाँ पर मेवाड़ हो गया, मालवा हो गया, ये कुछ पठार हैं तो ये कुछ हवाओं को रोकते हैं, जिसके परिणाम से इसके पूर्वी क्षेत्रों में क्या होता है हल्का बारिश होता है। और यहाँ पर बारिश होता है तो यहाँ पर कुछ जल भी पाया जाता है, यहाँ पर विशाल चट्टान भी रहता है, काली मृदा भी यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पर आपका बांगर मिट्टी भी पाई जाती है, क्योंकि ये आपका जो नदी निकलती है बनास नदी, तो इसके आसपास क्षेत्रों में यानी जलोढ़ मिट्टी का निर्माण भी करती है। तो यानी पूर्वी क्षेत्र जो है आपका कृषि योग्य भूमि है, यहाँ पर सिंचाई करके कृषि किया जा सकता है। हम लोग राजस्थान के मैदान पर आया था तो उसमें यानी पूरे विस्तृत तरीके से सबके बारे में चर्चा किया है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें जाकर देख लीजिए, इस सबके बारे में हमने क्या किया है पूरा डीपली चर्चा की है उस सबके बारे में। ठीक है, कितने भागों में बांटा गया, अर्ध शुष्क क्षेत्र हो गया, शुष्क क्षेत्र हो गया, उसके बाद पठारीय क्षेत्र हो गया, अरावली की श्रेणी हो गया, कितने राज्यों में आपका राजस्थान का जो आपका थार है कितने राज्यों में इसका विस्तार है, कितना % ये फैला हुआ है, सबके बारे में हम चर्चा की है राजस्थान के मैदान वाले चैप्टर में। तो आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया होगा, आप जाकर भारतीय ज्योग्राफी में जाइए और उसमें देखिए प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, जाकर देख लीजिए उसको। तो ये आपको याद रखना है कि ये पूर्वी क्षेत्र जो होता है थोड़ा सा उपजाऊ है, लेकिन ये पश्चिमी क्षेत्र जो है ये पूर्ण रूपेण क्या है अनुपजाऊ है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं कुछ यानी इसके मृदा के बारे में कुछ चर्चा कर ले ताकि वो आपको याद रहे। हम देखेंगे कि जो अरावली श्रेणी है, अरावली श्रेणी यह राजस्थान को 2 भागों में बांटती है। राजस्थान को कितने भाग बांट देती है 2 भागों में, प्रमुखतः 2 भागों में बांटती है। एक हो जाएगा आपका ये जो आपका मान लीजिए राजस्थान ये हुआ आपका, ये राजस्थान हुआ मान लीजिए सपोज दैट ये आपका राजस्थान हुआ। ठीक है, ये आपका क्या हो गया ये राजस्थान हुआ। तो राजस्थान में कितने भाग बांट रही है, राजस्थान को प्रमुखतः 2 भाग बांट देगी। एक ये आपको जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है ये पश्चिमी क्षेत्र और ये हो जाएगा पूर्वी क्षेत्र। एक पश्चिमी क्षेत्र और दूसरा हो जाएगा पूर्वी क्षेत्र। पश्चिमी क्षेत्र में मरुस्थल का विस्तार है, मरुभूमि है यानी मरुस्थल है। और दूसरा जो है आपका कृषि योग्य भूमि है, या बोल सकते हैं पठारीय क्षेत्र है। ठीक है, ये 2 भागों में बांटती है। लेकिन एक बात यहाँ पे याद रखना है कि जो पश्चिमी क्षेत्र में जो मरुस्थल है, ये पश्चिमी क्षेत्र यानी मरुस्थल को पूर्वी क्षेत्र में नहीं आने देता है, उसको रोक रखता है। यानी बोल सकते हैं कि पश्चिमी मरुस्थल को ये विस्तृत होने से रोकता है। ये भी देख सकते हैं कि अरावली जो श्रेणी है वो पश्चिमी मरुभूमि को पूर्व की ओर फैलने नहीं देता है, या फैलने से रोकता है। पूर्व की ओर फैलने से रोकता है। ठीक है, ये भी पॉइंट हो जाएगा। दूसरा देखेंगे कि यानी ये तो हम देख लिए कि पश्चिमी क्षेत्र में आपका मरुस्थल है, पूर्वी क्षेत्र में आपका कृषि भूमि या पठारी क्षेत्र है, ये तो पॉइंट यहीं पर आप नोट कर लिए होंगे। अरावली श्रेणी पश्चिमी मरुस्थल को पूर्व की ओर फैलने से रोकता है। दूसरी बात है कि यहाँ वर्षा जो है, ये भी पॉइंट लिख लीजिएगा, 25 सेंटीमीटर से कम होती है। वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है। अब वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम क्यों होती है? क्योंकि इसी में लिख लीजिएगा, इसी टॉपिक में, क्योंकि अरावली श्रेणी या अरावली पर्वत
मानसूनी हवाओं को, मानसूनी हवाओं को रोकने में अक्षम है या सक्षम नहीं है, सक्षम नहीं है। कारण क्या है? कारण कि जिस दिशा से पवनें आती हैं उसी दिशा में आपका अरावली श्रेणी भी है, तो ये हवाओं को नहीं रोक सकता है। अगर मान लीजिए कि जिस दिशा में ये हवा इधर चल रही है, हम इसके विपरीत दिशा में खड़े होते तो हम इसको क्या कर सकते थे? रोक सकते थे। लेकिन जिस दिशा में हवाएं जा रही है उसी दिशा में ये फैला हुआ है, इसलिए ये क्या नहीं कर पाता है? हवाओं को नहीं रोक पाता है। ये पॉइंट आप जरूर नोट कीजिएगा। नेक्स्ट हम देख सकते हैं यहाँ पर सिंचाई के लिए लोग वर्षा जल यानी सिंचाई के लिए या पीने के लिए, ठीक है, वर्षा जल को एकत्रित टैंकों में करते हैं, या छतों पर एकत्रित जल को पाइपों के द्वारा टंका में जमा करते हैं। मतलब क्या है कि 25 सेंटीमीटर से भी कम यहाँ पर अगर वर्षा हो रही है तो भाई पीने के लिए जल भी उपलब्ध नहीं होगा, और पीने के लिए जल उपलब्ध नहीं होगा, इसलिए वहाँ के लोग जो है सचेत रहते हैं पहले से, और क्या करते हैं, यानी प्रत्येक छत पर, यानी घर के छतों पर, यानी 4 ईंटा यानी ईंटों की दीवारी घेर दिया जाता है, और जो भी वर्षा जल होता है छत पर जो एकत्रित होता है उन्हें पाइप लाइन के द्वारा, यानी टंकों में, आंगन में बड़ा बड़ा टंका होता है उसमें एकत्रित कर लिया जाता है, उसे ढक्का रखा जाता है। उसी का उपयोग पीने के लिए किया जाता है या सिंचाई के कार्यों में भी किया जाता है। अब सिंचाई में देखें कि जिस तरह हम लोग खुला सिंचाई करते हैं उस पर ये खुला सिंचाई नहीं करते हैं यहाँ पर, यानी देखिएगा राजस्थान में अधिकतर हम देखेंगे आपका राजस्थान में सिंचाई के लिए बहुत सी विधियाँ प्रचलित में वैज्ञानिक विधि का उपयोग किया जाता है, ठीक है, वैज्ञानिक तकनीकों का उपयोग किया जाता है, तकनीक का उपयोग किया जाता है। अब वो कौन कौन सा? एक तो ड्रिप सिंचाई हो गया, ड्रिप सिंचाई, दूसरा हम देखते हैं लिफ्ट सिंचाई, तीसरा जो फुहारे द्वारा सिंचाई। अब होता क्या है, जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे पौधा लगाए हैं, ये एक पौधा हो गया, यहाँ पर एक पौधा हो गया, यहाँ पर एक पौधा हो गया, ठीक है, एक यहाँ, मान लीजिए यहाँ पर पौधा है, ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया है? पौधा लगाया है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि अब हम लोग क्या करते हैं, खेत में पानी पाइप खुला छोड़ देते हैं, जहाँ मन करे वहाँ पानी जाए, ठीक है, उससे मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, सबको एक दूसरे से जोड़ा गया है, यहाँ से एक पाइप द्वारा जोड़ दिया गया, यहाँ से पाइप द्वारा जुड़ गया, ठीक है, और यहाँ से एक पाइप है, यहाँ से हम पानी छोड़े, यहाँ से जाएगा और डायरेक्ट यानी पौधों के जड़ पर ही जाएगा, इससे ज़्यादा पानी नहीं जा सकता है, तो इसको बोलते हैं लिफ्ट सिंचाई, ठीक है। फुहारे द्वारा सिंचाई हम देखते हैं, ये बैग पीठ पे बैग रखकर यानी फुहारा यानी केवल उसके ऊपर ही डालते हैं, तो फुहारा यानी पानी की किल्लत है, इसके परिणाम से लोग क्या करते हैं, यहाँ 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, हाँ, और मानसून, क्योंकि यहाँ पे मानसून हवा को यानी आपके अरावली जो पर्वत है उसको रोक नहीं पाती है, जिसके परिणाम से यहाँ बारिश कम होती है। यहाँ पर सिंचाई के लिए लोग क्या करते हैं, वर्षा जल को एकत्रित करते हैं टंकों में, हाँ, या छतों पर एकत्रित करते हैं, और उस जल को पाइप के द्वारा क्या करते हैं, टंका में फिर भरा जाता है। तो ये भी पॉइंट है कि सिंचाई के लिए यहाँ पे वैज्ञानिक तकनीकों का उपयोग किया जाता है। आपका ड्रिप सिंचाई हो गया, लिफ्ट सिंचाई हो गया, फुहारे द्वारा सिंचाई हो गया प्रमुख रूप से, ठीक है। तो ये हो गया वहाँ से प्रमुख कुछ बातें, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, चलिए मिटा दें। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आपका कि यहाँ से यहाँ पर कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं। अरावली श्रेणी में खनिज भी कुछ पाए जाते होंगे,
तो खनिज कौन कौन से पाए जाते हैं इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। ये अरावली श्रेणी में खनिज कौन कौन से पाए जाते हैं। तो खनिज अगर देखी जाए तो पहला तो हम देखेंगे इसमें धात्विक खनिज, इसमें क्या हो जाएगा, धात्विक खनिज भी पाए जाते हैं, धात्विक खनिज, ठीक है। और दूसरा हम देखेंगे इसमें अधात्विक खनिज, अधात्विक खनिज, यहाँ पर धात्विक खनिज लिख दीजिएगा, खनिज, धात्विक खनिज, धात्विक है, यहाँ पे हेडिंग डालिएगा खनिज, ठीक है। अब धात्विक और धात्विक में कौन कौन से खनिज हो जाएगा, एक तो आपका कॉपर हो जाएगा, कॉपर बोल सकते हैं, या तांबा ये पाया जाता है। दूसरा हम देख सकते हैं आपका यहीं से पाया जाता है आपका आयरन हो गया, आयरन भी पाया जाता है, चांदी हो गया, ये आपके धातु में हो जाएंगे। और प्रमुख जो स्थल है इसके उत्पादन का, कॉपर का आप लोग जानते होंगे, खेतरी, ठीक है। तो ये कॉपर या तांबा का उत्पादन जो होता है खेतरी, यानी खेतरी से होता है, खेतरी के खान से, खेतरी क्षेत्र से होता है। और ये किस जिले में पड़ता है, तो झुनझुन, याद रखना है कि ये राजस्थान के झुनझुन जिले में पड़ता है। आयरन जो हो गया, ये आयरन आपके जयपुर से हो जाएगा, कहाँ से, जयपुर से, जयपुर आदि से। और चांदी भी आपका लगभग ये जयपुर से प्राप्त होते हैं, ठीक है। ये धातु खनिज में आपको याद रखना है कि कॉपर हो गया, आयरन हो गया, चांदी हो गया, ठीक है। और इसके साथ साथ आपका अभ्रक भी याद रखना है, अभ्रक का भी उत्पादन यानी अरावली की श्रेणियों से होता है, ठीक है। एक आपका कॉपर का उत्पादन, दूसरा आयरन का उत्पादन, तीसरा चांदी का उत्पादन, चौथा अभ्रक का उत्पादन। ये सभी आपके कहाँ से, यानी खेतरी में पाए जाएंगे, झुनझुन, ये आपका जयपुर में। तो ये सभी आपके जिलों में इसका विस्तार हुआ है, लगभग हमने बताया था 13 जिलों में। उसके बाद हम देखें आपका अधात्विक खनिज। तो अधात्विक खनिज में आपको याद रखना है चूना पत्थर हो गया, चूना पत्थर, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है चूना पत्थर के बाद आपका संगमरमर भी हो जाएगा, संगमरमर। तीसरा बलुआ पत्थर भी याद रखिएगा, बलुआ पत्थर, ठीक है। अब संगमरमर जो है, यहाँ एक संगमरमर जगह से मिलता है, मकराना संगमरमर, मकराना संगमरमर, संगमरमर। और मकराना संगमरमर काफ़ी ही प्रसिद्ध है, यानी श्वेत संगमरमर के नाम से जाना जाता है, काफ़ी प्रसिद्ध संगमरमर है। और इससे निर्मित दो क्षेत्र हम देख सकते हैं, दो चीज़ हैं आपका। एक तो आपको मालूम ही होगा ताजमहल, मकराना संगमरमर से ही निर्मित हुआ है क्या आपका ताजमहल, ताजमहल। और दूसरा हम देखेंगे विक्टोरिया महल, विक्टोरिया महल। याद रखिए ये अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था, ये शाहजहां द्वारा बनाया गया था, शाहजहां द्वारा मुमताज की याद में बनाया गया था। और ये अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था, शाहजहां और ये अंग्रेजों द्वारा। ये आपका देखिए, ये आपका कोलकाता में है, कोलकाता। और ये आपका आगरा में है, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखना है यहाँ से। तो अधात्विक खनिज क्या क्या पाए जाते हैं अरावली श्रेणी से, तो अधात्विक खनिज में आपका चूना पत्थर पाया जाता है, संगमरमर पाए जाते हैं और बलुआ पत्थर पाए जाते हैं। दूसरी बात क्या याद रखना है आपको कि अगर धात्विक खनिज देखा जाए तो तांबा पाया जाता है, यहाँ से आयरन पाया जाता है, चांदी पाया जाता है, अभ्रक आदि पाया जाता है, ठीक है। यानी तांबा का प्रमुख उत्पादन खेतरी, ये क्वेश्चन पूछता है कि तांबा का प्रमुख उत्पादन जिला का नाम पूछे तो आपको याद रखना है खेतरी, ठीक है। तो ये भी पॉइंट आप लोग नोट कर लिए होंगे, उम्मीद करता हूँ मिटा दे इसको। चलिए नेक्स्ट आप देखिए यहाँ की कुछ, ठीक है। तो कुछ धार्मिक स्थल भी लिख लिया जाए, धार्मिक स्थल, यानी ये आपका अरावली श्रेणी पर ही स्थित है धार्मिक स्थल। तो कौन कौन सा धार्मिक स्थल है अरावली श्रेणी पर, एक तो आपका हो जाएगा अजमेर, अजमेर हो जाएगा, चित्तौड़गढ़,
धार्मिक स्थल नहीं नहीं यार, पर्यटन स्थल याद रखना है, पर्यटन स्थल, पर्यटन स्थल। ठीक है, पर्यटन स्थल में आपका ये धार्मिक स्थल है अजमेर। ठीक है, उसके बाद चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ याद रखना है। हल्दी घाटी, हल्दी घाटी जो युद्ध हुआ था, हल्दी घाटी। ठीक है, माउंट आबू भी हो जाएगा, लोग यहाँ पे घूमने आते हैं, माउंट आबू हो जाएगा। उसके बाद हमने देखा था कि माउंट आबू पर ही स्थित है आपका कौन, दिलवारा की दिलवारा की जैन मंदिर, यहाँ पर भी इसको भी लोग देखने आते हैं, दिलवारा की जैन मंदिर, दिलवारा की जैन मंदिर। सांभर झील को भी लोग देखने आते हैं, सांभर झील। तो ये जो है यहाँ से प्रमुख जो क्वेश्चन बन सकते थे, हम लोगों ने क्या किया, इस पर चर्चा किया है। ठीक है, अब हमको उम्मीद है कि इससे ज़्यादा यानी आपका अरावली श्रेणी से कुछ क्वेश्चन नहीं बन सकते हैं। ठीक है, ये प्रमुख बातें जो है आप लोग याद रखिएगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी, और हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो लेकर आएंगे वो आपका मालवा का पठार होगा। मालवा के पठार, मालवा और मेवाड़ के पठार, उसके बाद बुंदेलखंड और बघेलखंड के पठार के बारे में चर्चा करेंगे। थोड़ी सी आज सिर में दर्द बहुत ज़्यादा है और थोड़ा सा फीवर भी महसूस हो रहा है, मुँह देख रहे हैं, बोलते बोलते सूख जा रहा है, आवाज़ भी ज़्यादा नहीं निकल रहा है। तो इसलिए मैं जो भी आपको क्लास कैसा लगा बताइएगा। उतने मतलब मूड में तो नहीं थे, फिर भी कोशिश किया कि भाई आप लोगों का क्लास गैप ना हो, इसलिए आज पढ़ाना पड़ा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।